हेलो बेटा, स्वागत है आपका नीट बुलेट सीरीज एपिसोड नंबर 13। और इस सेशन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें नाम की थ्योरी है, लेकिन यार हर साल एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आता ही आता है। मैं बात कर रहा हूं ओसिलेशन में टाइम पीरियड के ऊपर। देखो, सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड पूछा जाता है ना, वो या तो पूछा जाता है स्प्रिंग ब्लॉक ओसिलेशन का, या पूछा जाता है सिंपल पेंडुलम का। देखो, थ्योरी के नाम पे इसमें गिनी चुनी सी बातें हैं कि जब एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को बांध के उसको ओसिलेट करवाएंगे तो उसकी जो ओसिलेशन का टाइम पीरियड निकल के आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट m/k। कैसे निकालते हैं इसको? x डिस्प्लेस करते हैं, इस पे नेट फोर्स आता है kx। जब नेट फोर्स kx होता है मतलब x के प्रोपोर्शनल, तो ये SHM हो जाता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ k है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है ना? अब देखो, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यहाँ जो m है वो मास है जो ओसिलेट कर रहा है। कई बार एक के ऊपर एक ब्लॉक रख देता है, तो दोनों ओसिलेट कर रहे हैं तो दोनों का मास लेना है। यहां के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। यदि दो तीन स्प्रिंग लगा रखी है तो उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो, इस स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन में यदि मान लो एक कांस्टेंट फोर्स लगा के छोड़ दिया जाए, मतलब परमानेंट एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको वर्टिकल लटका दिया। जब एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन को हम वर्टिकल लटकाएंगे तो देखो एक कांस्टेंट फोर्स mg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस पे हमेशा लगा रहेगा। हमेशा, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। तो जब भी एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन पे कांस्टेंट फोर्स लगता है, उससे सिर्फ और सिर्फ उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होता है। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड तब भी 2 पाई अंडर रूट m/k रहेगा। जैसे यहां एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन कर रहा था, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस पे एफ फोर्स कांस्टेंट लगा दिया। नॉर्मली इसका इक्विलिब्रियम होता है नेचुरल लेंथ पर। यदि एफ लगा देंगे तो जब एफ के एक्स के बराबर होगा तो वहां से एफ इक्वल टू के एक्स करके एक्स आएगा f/k। ये इसका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। पहले x इक्वल टू 0 था, अब नया हो जाएगा x इज इक्वल टू f/k। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। कोई पूछे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई अंडर रूट m/k होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए सर वेरिएबल फोर्स लग जाए तो। भाई, ओसिलेशन की बात हो रही है, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं होता है, टेंशन मत लो। आपको जो केस देगा तो एक कांस्टेंट फोर्स उस पर लगेगा। अब कुछ केसेस आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहां पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ओमेगा होता है √k/m। स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन में k स्प्रिंग कांस्टेंट, m उसका मास, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड निकालना हो तो 2 पाई/ओमेगा कर दो, वही 2 पाई अंडर रूट m/k आ जाएगा। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है बेटा, एक ऑसिलेशन की एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होती है, मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और एक ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होती है। ये टोटल है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। कुछ हिस्सा इसका काइनेटिक में, कुछ हिस्सा इसका पोटेंशियल में। कभी सारी काइनेटिक में चली जाएगी, कभी सारी पोटेंशियल में। ऑसिलेशन में एनर्जी जो है वो भी ऑसिलेट करती रहती है। याद होगा, डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है। मतलब एक ओसिलेशन के अंदर एनर्जी के दो ओसिलेशन हो जाते हैं। यदि मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो यदि दो स्प्रिंग इस तरीके से लगा रखे, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका इक्विवेलेंट आता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यदि दो स्प्रिंग ऐसे लगा रखी है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट आता है K1 प्लस K2। ये भी देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। इसमें दोनों स्प्रिंग एक तरफ कर दिए थे, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। पैरेलल है, सीरीज नहीं है। इक्विवेलेंट अभी भी K1 प्लस K2। कभी कभार हो सकता है कि स्प्रिंग को काटने वाला केस दे दे। यदि एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को आधा करोगे ना, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। 1/3 करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब k इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एल को 1/2 तो k 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से k इंटू एल कांस्टेंट रहता है। एक तो ये है। दूसरा पॉइंट याद रखो, इस सिंपल पेंडुलम का केस। देखो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ये मतलब 10th क्लास तक के लेवल की बातें हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/g। 2 पाई अंडर रूट L/g। ज्यादा से ज्यादा देखो पता होना चाहिए एल क्या है। ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल का इस पॉइंट से डिस्टेंस है एल, इस रस्सी की लेंथ। कई बार पार्टिकल की जगह एक छोटी बॉल दे देगा, स्पेरिकल बॉल है कोई, तो उसके सेंटर ऑफ मास की इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, हिंज पॉइंट से। यहां जो जी है, यदि मान लो क्वेश्चन चेंज करेगा, मान लो स्पेस में कहीं लेके गए, जहां पे दूसरा मतलब किसी दूसरे प्लेनेट पे लेके गए, तो वहां का जी लेंगे। यदि हमने लिफ्ट में रख दिया तो जी इफेक्टिव कंसीडर करेंगे।
जैसे जी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, जी की जगह जी प्लस ए यूज करेंगे, ठीक है ना, तो जी इफेक्टिव यूज करेंगे, यही है इसमें और कुछ भी नहीं है। अब चलो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। जैसे 2026 का क्वेश्चन देखो, बोला सविता ए 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, नोट डाउन डाटा टाइम टेकन टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है तो 30 ऑसिलेशन का 30 टी, एस 60 सेकेंड, ये 60 सेकेंड आया, तो बताओ टाइम पीरियड कितना आया, 2 सेकेंड आया, 2 सेकेंड। बोला कैलकुलेट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। बेटा लेंथ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/Z। लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, जी दे रखा है 9.8, 9.8, ये 2 सेकेंड के बराबर आ गया। अब देखो 2 से 2 तो कट गया, ये बेटा ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेशन में बड़ा काम आता है। पाई स्क्वायर जो है ना वो लगभग जी के बराबर होता है, लगभग जी के बराबर होता है। मतलब मैं कहूं सॉरी पाई जो है, पाई वो लगभग रूट जी के बराबर होता है, रूट जी। तो यहां से आप सीधा पाई बाहर है और ये रूट जी से काट सकते हो। आप जब पाई इसको 9.8 को रूट से बाहर लाओगे तो 3.14 के आसपास ही आएगा। तो यहां से रूट ऑफ एल जो है वो 1 हो गया, मतलब एल 1 मीटर हो गया, तो लेंथ जो है वो 1 मीटर हो जाएगी। सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर। वैसे यहां पे ये दे भी रखा था कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 है, और ये ध्यान भी रखना चाहिए, ना दे तो भी हमें करना आना चाहिए। ये 2026 की बात होगी। 2025 में देखो, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा वो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन का कैसे पूछा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू बॉक्स फिल्ड विद सैंड। मतलब एक स्प्रिंग ब्लॉक को, ब्लॉक की जगह एक बॉक्स बना दिया, उसमें मिट्टी भर दी, ठीक है। एज द बॉक्स ऑसिलेट सैंड लीक्स डाउन। देखो ये है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन, स्प्रिंग है और ये बॉक्स है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, ये लो भाई, और ये मिट्टी जो है यहां से जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे ये लीक करती जा रही है, ठीक है। slowly out of the box vertically, so that average frequency and average amplitude of the system टाइम के साथ वेरी कर रहा है। which of the following is symmetrically, मतलब कौन सा हमें डायग्राम जो है वो सही रिप्रेजेंट किया है ओमेगा और ए का। देखो यार मैं एक बात बताऊं, एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स होगा, यहां जो ये पेंडुलम है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास लगातार चेंज कर रहा है। अच्छा पहले बात करते हैं ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है √K/m। तो एक बात बताओ, यहां पे m वो मास लेते हैं जो ओसिलेट कर रहा है, लेकिन वो मास तो लगातार घट रहा है क्योंकि वो लीक कर रही है सैंड। तो मास लगातार घट रहा है, मास घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा का ऐसा ग्राफ आएगा जो बढ़े। तो ये तो श्योर है कि ये वाला ग्राफ तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, बाकी ए बी सी तीनों में ही बढ़ रहा है। अच्छा अब दूसरा देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए मुझे याद आता है कि भाई टोटल एनर्जी जो होती है ओसिलेशन की, एनर्जी ऑफ ओसिलेशन में बोलूं टोटल किया जाए, मैं बोलूं एनर्जी ऑफ ओसिलेशन, वो होता है ½ K/A²। अब यहां से ये तो दिख रहा है कि के तो सेम रहेगा, के तो चेंज होगा नहीं, ओसिलेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हां एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। क्या कहते हो, वैसे देखा जाए एक ओसिलेशन में जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट केस है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो मास है वो लीक कर रहा है, मतलब लगातार इसमें से गिर रहा है। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। यदि मान लो आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो एक वेलोसिटी से, आपके हाथ में एक पत्थर है, उस पत्थर को लेके भाग रहे हो, तो आपका कुछ मास है, पत्थर का कुछ मास है और आपकी स्पीड है, पत्थर के पास भी स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² आपका, ½ mv² पत्थर का, उसके भी तो पास मास है। भागते भागते आपने पत्थर को बस छोड़ दिया, आपने पत्थर को बस छोड़ दिया, जस्ट ऐसे छोड़ दिया, क्या लगता है आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ½ mv² जो आप वाली थी वो रहेगी, या पत्थर वाली भी आपके पास आ जाएगी? पत्थर वाली तो नहीं आएगी ना आपके पास, पत्थर वाली पत्थर के पास रहेगी, क्योंकि आप जैसे पत्थर को छोड़ोगे तो आप वाली वेलोसिटी उसके पास भी है। जैसे हम चलती हुई गाड़ी से किसी चीज को गिराते हैं तो उसके पास भी वो वेलोसिटी रहती है, उसके पास भी वो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज चली जाती है। तो यदि मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में अब कुछ मास तो इसके अंदर है और कुछ लीक कर गया। जो मास लीक कर गया अब वो ओसिलेट थोड़ा ना करेगा, वो तो हट गया उसमें से।
तो जो मास लीक कर रहा है ना, वो अपने हिस्से की एनर्जी लेके जा रहा है। तो जो बचा हुआ मास जो ओसिलेट कर रहा है, उसकी एनर्जी लगातार घटते जा रही है। टोटल एनर्जी उसके हिस्से की तो उसके पास है, लेकिन टोटल ओसिलेशन की एनर्जी की सोचो। जो हिस्सा लीक कर गया वो अपना हिस्सा ले गया, ठीक है। अब वो हिस्सा ले गया मतलब टोटल, तो अब जो बचा पीछे वो तो कम हो गया ना एनर्जी, और टोटल एनर्जी लगातार कम होगी तो एम्पलीट्यूड लगातार कम होगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है? ये लो आंसर। बस यही हमें ऑब्जर्व करना, ठीक है। और ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज को गिरा देते हैं तो वो अपने हिस्से की स्पीड, अपने हिस्से की काइनेटिक एनर्जी वो लेके जाएगा। तो ओवरऑल जो बचा हुआ सिस्टम है उसके पास पहले से अब कम होगी, क्योंकि उसमें से कुछ मास अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके चला गया। 2024 का क्वेश्चन देख लो फिर। बोला एक मास है, सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस थ्राइस। बोला मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम 3 गुना हो गया द ओरिजिनल मास, एंड लेंथ बिकम हाफ। मास तो हो गया 3 गुना, ठीक है, लेंथ हो गई हाफ, ठीक है, लेंथ हाफ कर दो भाई। हाँ, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ, बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, 2π√L/g होता है। ना मास पे डिपेंड करता है और ना ही ओसिलेशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मास का तो कोई यूज नहीं है, लेंथ का यूज है। लेंथ को आधा करोगे ना तो टाइम पीरियड जो है उसमें देखो यहां 1/2 रूट के अंदर आएगा, मतलब 1/√2 का फैक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/√2 का फैक्टर आ जाएगा। बोल नया टाइम पीरियड ये हो जाएगा। अब बोल रहा है देन द न्यू टाइम पीरियड हो गया x/2 टाइम्स द ओरिजिनल। ये बोला नहीं 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 नहीं, नया टाइम पीरियड जो है पहले वाले टाइम पीरियड का x/2 हो गया, और हम कह रहे हैं कि नया टाइम पीरियड तो t/√2 हो गया। चलो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2/√2, मतलब √2। ये लो आंसर, x की वैल्यू √2 आ गई। वो x की वैल्यू ही पूछ रहा है, क्या होगी? √2 हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट देखो 2022 का देखो। 2022 में टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट, टू आर एट देयर मीन पोजीशन। दो एक साथ अपने मीन पोजीशन पे, एक की लेंथ 121 सेंटीमीटर, एक की लेंथ 100 सेंटीमीटर। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच टू आर अगेन इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है दोनों वापस से एक ही, मतलब एक ही पर्टिकुलर फेज एंगल पे होंगी। यदि मैं फेज एंगल को बताऊं तो ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप चक्कर लगा, दो दोस्त ऐसे चक्कर लगा रहे सर्कल में, एक थोड़ा धीरे चल रहा है और दूसरा थोड़ा तेज चल रहा है, तो तेज चलने वाला आगे निकल जाएगा, लेकिन कभी ना कभी घूमता 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 उसके बाजू में आएगा ना, तो उस जैसे उसके बाजू में आएगा हम कहेंगे सेम फेज हो गया। लेकिन जब वो बाजू में आएगा तब तक वो एक एक्स्ट्रा राउंड लगा चुका होगा धीरे वाले से। धीरे वाले ने 5 लगाए होंगे तो उसने 6 लगा दिए होंगे, धीरे वाले ने 5.5 लगाए होंगे तो उसने 6.5 लगा दिए होंगे। एक एक्स्ट्रा राउंड हो गया होगा क्योंकि वो तेज चल के एक चक्कर पूरा और एक्स्ट्रा करके आ गया। तो वही वाली बात ये कर रहा है। देखो यहां दो लेंथ है, 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड जो होता है वो √L के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें √L आएगा 10 एक प्रकार से, और इसका आएगा 11। तो यदि मैं कहूं इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है तो इसका 11 सेकंड, जस्ट एग्जांपल। इसका 10 सेकंड होगा तो इसका 11 सेकंड होगा, इसका 20 होगा तो उसका 22 होगा, मतलब इस रेशियो में होगा, इस रेशियो में, रूट ऑफ लेंथ के रेशियो में होगा। टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो रूट ऑफ लेंथ के रेशियो में होगा, जो कि होगा 11/10। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे कुछ मान में एक का 10 मान लेता हूं, एक का 11। तो इसने पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। छोटे वाले पेंडुलम के ऑसिलेशन पूछ रहा है। छोटा पेंडुलम, छोटा टाइम पीरियड 10 सेकंड वाला हो गया एक प्रकार से। आफ्टर विच बोथ आर अगेन इन द अगेन सेम मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो देखो इसका चलता जाएगा टाइम पीरियड। देखो 10 वाले का कैसा आएगा, 10 सेकंड में 1, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, इस तरीके से टाइम ओसिलेशन हो रहे होंगे। एक ओसिलेशन, 2, 3, 4, ऐसे। 11 वाले का लिखो 11, 22, 33, 44, 55,
66, 77, 88, 99, 110, फिर इसके बाद आएगा 121, इस तरीके से चलता जाएगा। दोनों में कॉमन टाइम आ रहा है, ये रहा कॉमन टाइम। ये वो टाइम है जो दोनों में है। और एक्चुअल में ध्यान से देखोगे ना, जब इसके ओसिलेशन हुए हैं 10, इसके ओसिलेशन हो गए 11, एक एक्स्ट्रा ओसिलेशन, दोनों सेम फेज में आ गए, दोनों सेम फेज में आ गए, दोनों वापस से मीन पोजीशन पर आ गए। 110 सेकंड पर ये भी मीन पे है, ये भी मीन पे है, सेम फेज हो गए। तो एक्चुअल में 110 सेकंड बाद मतलब कितने ओसिलेशन, बड़े वाले के तो 10 और छोटे वाले के 11। इसने पूछा है छोटे वाले के टर्म्स में, शॉर्टर पेंडुलम के 11 ओसिलेशन हो जाएंगे। 11 ओसिलेशन आंसर आ गए, 11 ओसिलेशन आंसर आ गए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये देखो 2021 का क्वेश्चन, बोला एक स्प्रिंग है 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, फोर्स है इतना, क्या F इज इक्वल टू के एक्स लगा करके के निकाल सकते हो? बस एक्स को मीटर में रखना, ये सेंटीमीटर में ध्यान रख लेना। टाइम पीरियड पूछा, अब यार ये तो तुम्हें खुद को करना चाहिए मेरे ख्याल से, एक इजी सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये तुम्हें खुद से करना चाहिए। आंसर कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट ये देखो 2016 का क्वेश्चन, ये भी वैसा ही टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं टाइम पीरियड के, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ग्लोब, जरूर याद कर लेना। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं एनपीएस नंबर 14 में।